हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 और 24 जो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सिलेबस में लिख रखा है इतिहास की प्रमुख मेजर इवेंट पूछे जाएंगे, है कि नहीं। मेजर इवेंट ऑफ हिस्ट्री इन मध्य प्रदेश पूछे जाएगा, इतिहास की प्रमुख घटनाओं पूछी जाएगी। तो उन सभी घटनाओं को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं ज़्यादातर हमको आधुनिक भारत से देखने को मिलती है, विद्रोह वाले, है ना। और प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की भी कुछ घटनाएं इंपॉर्टेंट है, जिनके लेक्चर्स मैंने डाल चुका हूं, है ना। तो जैसे कि बुंदेला विद्रोह इंपॉर्टेंट है, झंडा सत्याग्रह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब मेजर इवेंट है। जंगल सत्याग्रह, चरण पादुका नरसंहार, मध्य प्रदेश में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, चावल आंदोलन, पंजाब मेल हत्याकांड, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, रतौना का सत्याग्रह, सोहोवाल का नरसंहार एवं भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष का वर्णन किया गया है। यही सब मेजर इवेंट है। इनके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। इन्हीं से एमसीक्यू प्रीलिम्स की स्टडी करवा रहे हैं दोस्तों हम। प्रीलिम्स के बारे के हिसाब से मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, है ना। तो देखो, कई बार तो डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बुंदेला विद्रोह कब हुआ, तो 1842 में हुआ था, याद रखना है। झंडा सत्याग्रह 1923, है ना। 1930 में जंगल सत्याग्रह, चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था, 1931। तो ये आप इसको एक बार देख लें बस, है ना। ये अभी डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको एक बार देख लें। यही तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बुंदेला विद्रोह की। तो बुंदेला विद्रोह कब हुआ था, 1842 में। तो देखो, बुंदेला विद्रोह 1842 में बुंदेलखंड की रियासतों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। बुंदेलखंड की रियासतों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक विद्रोह था। इसे ही बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बुंदेला विद्रोह 1842 का प्रमुख कारण ब्रिटिश भू राजस्व नीति की कमियां थी। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सागर और नर्मदा क्षेत्र में था। दोस्तों, इस विद्रोह का प्रसार ज्यादातर से सागर वाला क्षेत्र और नर्मदा क्षेत्र में था। यह विद्रोह 1842 में सागर तथा नर्मदा क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में हुआ था। विद्रोह में राजाओं ने मालगुजार कौन होते हैं दोस्तों, मालगुजार बोलते हैं जमींदारों को। जो जमींदार हुआ करते थे, जिनकी ज्यादा जमीनें होती थी, तो राजाओं ने मिलकर किया था, मालगुजारों ने मिलकर किया था, और जागीरदारों ने हिस्सा लिया था। जागीरदार किसको बोलते हैं, जागीरदार जैसे राजाओं के जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें जागीरदार कहते थे, है ना। तो राजाओं से भेंट की गई भूमि उनको दी, राजा अपनी भूमि को भेंट कर देते थे इनको, तो इनके नाम पे हो जाती थी। तो इन तीनों ने मिलकर किया था, राजाएं, मालगुजार और जमींदारों ने हिस्सा लिया था इस बुंदेला विद्रोह में। तो क्या होता है देखो, 1842 में उत्तरी सागर के दो बुंदेला ठाकुर, नाम याद रखना है, उत्तरी सागर के दो बुंदेला ठाकुर, एक का नाम था जवार सिंह बुंदेला ने चंद्रपुर सागर से नेतृत्व किया था। चंद्रपुर कहां पे आता है, सागर में। जवार सिंह बुंदेला ने चंद्रपुर सागर से नेतृत्व किया था। और मधुकर शाह ने कहां से, मधुकर शाह से भरहूत से नेतृत्व किया था। भरहूत की जगह कई बुकों में नरहूत भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नरहूत कहां आता था, सतना में, है ना। तो मधुकर शाह ने भरहूत से नेतृत्व किया था। लगान वसूलने के कारण सागर के दीवानी न्यायालय ने, वहां पे सागर में एक दीवानी न्यायालय हुआ करता था, उस सागर के एक दीवानी न्यायालय ने इन ठाकुरों को आदेश दिया था, डिग्री देकर इनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी गई थी। यानी कानूनी तौर पर इनकी संपत्ति जब्त कर ब्रिटिश सरकार को की हो जाती वो, तो ऐसी डिग्री देकर उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी गई थी। डिग्री का मतलब आगे पढ़ेंगे अपन। तो इनको ऐसा एक दीवानी न्यायालय ने बोला कि आप, तुम्हारी जमीन अब हमारी ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी, ऐसी डिग्री दी गई थी। तो डिग्री क्या था, देखो डिग्री नोट करके लिखा है, डिग्री क्या था। तो किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति को डिग्री कहते हैं, है ना। डिग्री क्या है, किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति को डिग्री कहते थे दोस्तों। तो इस डिग्री के विरोध में कि हमको हमारी जमीन तुमको क्यों दें, है ना। तो इस डिग्री के विरोध में बुंदेला ठाकुर ने कुछ अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया था तथा शासन के विरुद्ध विद्रोह कर यह विद्रोह समस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में फैल गया। इसे ही बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नरसिंहपुर में यह विद्रोह सबसे अधिक सफल रहा, क्वेश्चन आ सकता है। कहां पे, नरसिंहपुर में यह विद्रोह सबसे अधिक सफल रहा। नरसिंहपुर में विद्रोह का नेता कौन था, राजा ढिल्हन शाह, क्वेश्चन आ सकता है। राजा ढिल्हन शाह ने कहां से नेतृत्व किया था, नरसिंहपुर से। तो राजा ढिल्हन शाह ने नरसिंहपुर से नेतृत्व किया था और नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा सफल था। अपने अन्य मालगुजारों के साथ मिलकर देवरी और
चावर पाठा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो देवरी और चावर पाठा क्षेत्र पर किसने अधिकार कर लिया था? तो डिलहन शाह ने। डिलहन शाह ने देवरी और चावर फाटा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था माल गुजारों के साथ मिलकर। जबलपुर से हीरापुर के राजा हृदय शाह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन आ सकता है हीरापुर के राजा हृदय शाह, क्वेश्चन तो यह आ सकता है कि राजा हृदय शाह ने कहां से नेतृत्व किया था? तो हीरापुर से। लेकिन जबलपुर से भी हीरापुर के राजा हृदय शाह ने नेतृत्व किया था, यह याद रखना है। तो जबलपुर और हीरापुर दोनों जगह से राजा हृदय शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, यह पूछा जा सकता है। नोट लिख रखा है हीरापुर नर्मदा की घाटी में विंध्याचल की तराई में हिरन नदी और नर्मदा नदी के संगम के पास है। हीरापुर कहां पर है? तो विंध्याचल की तराई यानी ढलान क्षेत्र पे, तराई क्षेत्र में हिरन नदी और नर्मदा नदी के संगम के पास हीरापुर नामक स्थान है। विद्रोह की आग समस्त बुंदेलखंड में फैल गई। विद्रोह की आग जबरदस्त पूरे बुंदेलखंड में फैल गई। बुंदेला विद्रोह का परिणाम यह हुआ था कि नर्मदा के दोनों तटों में नरसिंहपुर, सागर और जबलपुर के बहुत बड़े भाग से विदेश सत्ता का कुछ समय के लिए उड़ गई थी। विदेशी सत्ता, अंग्रेज हुकूमत डर गई थी और सत्ता कुछ समय के लिए वहां से हट गई थी, डर गई थी। विद्रोह इतना भयानक फैला था। समझ में आ गया? तो उसके बाद क्या होता है? 1842 के अंत तक विद्रोही सरदारों तथा अंग्रेजों के बीच छोटी मोटी टक्कर होती रही, किंतु किसी बीच कर्नल एली द्वारा, ये कर्नल एली का नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो समझ में आ गया, कर्नल एली के द्वारा राजा हृदय शाह के शाह परिवार पकड़ लिया गया था। हृदय शाह और उसके दल के पकड़े जाने के विद्रोही का मनोबल गिर गया, है ना। हृदय शाह का और उसके दल के पकड़े जाने के विद्रोहियों का मनोबल गिर गया और बाद में स्लीमन की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने हृदय शाह और उसके साथियों को माफ कर कैद मुक्त कर दिया गया था। इस स्लीमन की सिफारिश पर, है ना, स्लीमन की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने हृदय शाह और उसके परिवार को माफ कर कैद मुक्त कर दिया गया था। और नरहुत के मधुकर शाह को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी, है ना, सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, बुंदेला विद्रोह। तो बुंदेला विद्रोह से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? तो बुंदेला विद्रोह से ऐसी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले तो यही पूछेगा बुंदेला विद्रोह, है ना। बुंदेलखंड में विद्रोह की आग भड़क उठी थी, उसे ही बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भरहुत से मधुकर शाह ने नेतृत्व किया था, है ना, ये क्वेश्चन पूछेगा। भरहुत से मधुकर शाह और चंद्रपुर सागर से जवाहर सिंह बुंदेला, चंद्रपुर सागर से जवाहर सिंह बुंदेला, ये दो नाम याद रखना है। हीरापुर से हृदय शाह, हीरापुर से हृदय शाह, कहां लिखा है? ये हीरापुर से हृदय शाह ने नेतृत्व किया था और जबलपुर से भी हृदय शाह ने। मदनपुर से ढिलन शाह ने, मदनपुर कहां लिखा है ना, मदनपुर कहां लिखा है? मदनपुर से ढीलन शाह, ये कहां लिखा है? ये ढीलन शाह, मदनपुर से ढीलन शाह, है ना, मदनपुर से ढीलन शाह ने नेतृत्व किया था। नेतृत्व आ सकते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बुंदेला विद्रोह समाप्त। अब सत्याग्रह देखिए दोस्तों, झंडा सत्याग्रह 1923 बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा सत्याग्रह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, गांधी जी ने चौरा चौरी घटना के बाद, चौरा चौरी घटना आपको पता होगी क्या है, आपने अगर पढ़े हैं तो। चौरा चौरी घटना क्या था? एक प्रकार का ये फरवरी 1922 में ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य यानी गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में हुआ था दोस्तों। गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। उसे ही चौरा चौरी कांड कहा जाता है। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? क्वेश्चन आ सकता है। चौरा चौरी कांड ये है फरवरी, है ना, फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसके चलते छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है, इतना याद रखना है। तो चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन क्या था? हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, चौरा चौरी कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखना है, लॉर्ड रीडिंग थे, है ना, भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था दोस्तों, है ना, असहयोग आंदोलन यानी हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। उसका मतलब यह था गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन था, है ना, गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन
4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। एक प्रकार से राजनीतिक अभियान था जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेना था, है ना, और स्वशासन की मांग करना था और उनका सहयोग हम नहीं करेंगे ऐसा उनको बताना था कि उनका हम सहयोग नहीं करेंगे, उनकी कोई भी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। तो कुल मिला के ऐसा बनाया गया था, तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ क्या बताया गया, गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था भारत में, और उसी घटना के चलते चौरा चौरी कांड हो गया। तो चौरा चौरी कांड हुआ तो गांधी जी ने फरवरी 2022 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था, क्योंकि चौरा चौरी कांड गोरखपुर में एक शांतिपूर्वक भीड़ विरुद्ध हिंसा हो गई थी, जिसका परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस वजह से उन्होंने वापस लेने का बोला था। तो देखो अब आगे पढ़ते हैं अपन। तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इस आंदोलन के स्थगन को लेकर युवा वर्ग में रोष था। आंदोलन समाप्ति की घोषणा के पश्चात भी आंदोलन स्वतः ही संचालित होता रहा। आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हो गई थी, उसके बाद भी स्वतः ही संचालित होता रहा। आंदोलन के प्रसार एवं सत्याग्रह की जांच हेतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हकीम अजमल खां, ये नाम इंपॉर्टेंट है, हकीम अजमल खां को अध्यक्षता में सत्याग्रह जांच समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, एक सत्याग्रह जांच कमेटी का गठन किया गया था। उसकी लीडर कौन थे, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, हकीम अजमल खां ने। तो हकीम अजमल खां ने अध्यक्षता करी थी किसकी, जांच कमेटी की, है ना, जांच कमेटी की। असहयोग आंदोलन में कैसा क्या चल रहा है, कौन सी सीमा चल रही है, चरम सीमा उसकी कैसी है, कहाँ कैसी स्थिति है, तो उसकी अध्यक्षता के लिए कमेटी बनाई गई थी और जिसकी लीडरशिप किसने करी थी, हकीम अजमल खां ने। तो हकीम अजमल खां जबलपुर आए दोस्तों, देखो उसके बाद क्या लिखा है ना। तो ये जबलपुर आए, तो यह समिति दौरा करते हुए फरवरी 1923 में जबलपुर पहुंचे। यह समिति दौरा करते हुए फरवरी 1923 में जबलपुर पहुंचते हैं। कौन, ये हकीम अजमल खां। वहां पे स्थिति देखने के लिए कि असहयोग आंदोलन की कैसी क्या स्थिति है, ये सब स्थिति देखने के लिए जबलपुर पहुंचे। फरवरी 2023 में जबलपुर पहुंचे। जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष छेंदीलाल के प्रस्ताव के अनुसार समिति ने स्वागत हेतु एक सभा का आयोजन किया था, है ना। तो ये अजमल खां आ रहे हैं करके अध्यक्षता छेदीलाल के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस समिति ने स्वागत हेतु एक सभा का आयोजन किया, जिसमें ध्वजारोहण कार्यक्रम भी किया जाना था। लेकिन वहां के जो डिप्टी कमिश्नर ने झंडा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई झंडा नहीं फहराएगा, जो भारतीय झंडा था ये कोई नहीं फहराएगा, ऐसा प्रतिबंध लगा हुआ था वहां पे, है ना। क्योंकि फहराया जाता था सिर्फ यूनियन जैक, यानी ब्रिटेन का ध्वज, यूनियन जैक। तो उन्होंने, कमिश्नर ने झंडा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे युवाओं में रोष था। टाउन हॉल में झंडा फहराना जनता ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया कि टाउन हॉल में हम झंडा फहराएंगे ही, हमारा भारतीय तिरंगा, है ना। इसलिए उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया वहां की युवाओं ने कि अब हमको फहराना ही है करके, जिसके कारण तिलक मैदान में एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, है ना। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री गोपालाचारी ने भी भाग लिया था। पंडित सुंदरलाल ने राष्ट्रीय झंडे की सप्रभुता आस्मिकता के लिए झंडा सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा कर दी कि हम झंडा सत्याग्रह करेंगे और हम झंडा फहराएंगे। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था ये, ब्रिटिश हुकूमत ने बंद करके रखा था कि कोई अपना भारतीय तिरंगा नहीं फहराएगा, है ना। सिर्फ सरकारी प्रस्थानों में यूनियन जैक फैलाया जाता था, जो ब्रिटेन का ध्वज होता था, है ना। तो ये प्रतिबंध था, तिरंगा झंडा फहराने को लेकर प्रतिबंध था। तो ये सत्याग्रह शुरू हुआ और झंडा फहराना प्रारंभ करने की घोषणा की। तो उसके बाद क्या होता है, 18 मार्च को पंडित सुंदरलाल के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस टाउन हॉल की ओर अग्रसर हुआ। जो टाउन हॉल था जबलपुर का, टाउन हॉल की ओर अग्रसर हुआ, परंतु उन्हें अंग्रेज सैनिकों ने बीच में ही रोक लिया कि अंदर कैसे घुस रहे हो करके, है ना। तो अंदर घुस रहे कैसे हो करके रोक लिया। लेकिन युवाओं का एक दल टाउन हॉल तक पहुंचने में सफल रहा और दमोह के एक नव युवक जिसका नाम था प्रेमचंद्र जैन, इनका नाम याद रखना है, प्रेमचंद्र जैन ने टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया। दोस्तों, टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया।
है ना, यूनियन जैक को उतारकर टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया, क्योंकि वहां पहले से ही वो यूनियन जैक था। यूनियन जैक, ब्रिटेन के ध्वज को यूनियन जैक कहते हैं, जैसे भारतीय तिरंगे को तिरंगा कहते हैं ना, उसी प्रकार का। तो यूनियन जैक को उतारकर झंडा फहरा दिया। इस प्रकार यह पहला अवसर था जब किसी स्थान पर सरकारी भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। इस घटना से डिप्टी कमिश्नर अत्यधिक क्रोधित हुआ, है ना, डिप्टी कमिश्नर अत्यधिक क्रोधित हुआ कि हमारा यूनियन जैक उतारकर या फिर कानून को तोड़कर इन्होंने कैसा फहरा दिया करके। तो झंडा उतारने का आदेश दिया। तो डिप्टी कमिश्नर ने जो झंडा फहराया हुआ था उस झंडे को उतारने का आदेश दिया और सिपाहियों को यह भी कहा कि झंडा को उतारे और उसकी इंसल्ट भी करे, है ना। तो वहां के सिपाहियों ने वो झंडे को ना केवल उतारा और उसे आपत्ति से पैरों से रौंदा, यानी उसकी इंसल्ट भी किया। किसके? जो झंडा इन्होंने फहराए थे अपने दल ने, है ना, तिरंगा, उसकी इंसल्ट भी किया उतार कर। तो राष्ट्रीय झंडे का अपमान का बदला लेने के लिए झंडा सत्याग्रह प्रारंभ करने का फिर से निर्णय लिया गया कि फिर से झंडा सत्याग्रह, क्योंकि हमारे तिरंगे का अपमान कैसे किए ब्रिटिश अधिकारियों ने, इस कारण झंडा, है ना, झंडा, राष्ट्रीय झंडा अपमान बदला लेने के लिए झंडा सत्याग्रह करने का प्रारंभ किया। पंडित सुंदरलाल प्रेमचंद जैन को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने वहां पर फहराए थे पहले, है ना, और 6 माह का कारावास का दंड दिया गया था। 6 माह का कारावास का दंड दिया गया था, जिसमें से ये लीडर थे तो इनको पकड़े, है ना। तो प्रेमचंद्र जैन एक और ये पंडित सुंदरलाल को गिरफ्तार करके 6 माह का कारावास और दंड दिया गया। जबलपुर में घटित घटना का प्रभाव संपूर्ण भारत में पड़ा। जबलपुर के बाद नागपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का केंद्र बना। नागपुर पुनः झंडा सत्याग्रह का केंद्र बना। नागपुर में सत्याग्रह की भागडोर जमुना लाल बजाज ने संभाली थी। क्वेश्चन आ सकता है नागपुर में, है ना, नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जमुना लाल बजाज ने किया था। झंडा सत्याग्रह के चलते नागपुर में कई सभाओं एवं रैलियों का आयोजन किया गया। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दंडात्मक कठोर प्रावधान का सहारा लिया था, क्योंकि ये झंडा सत्याग्रह बहुत भड़क गया था, तो इसको दबाने के लिए दंडात्मक कठोर प्रावधान का कर लिया गया था। तो प्रारंभ में महिलाओं को सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति नहीं थी झंडा सत्याग्रह में, परंतु सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रयासों से महिलाओं ने झंडा सत्याग्रह में हिस्सा लिया और गिरफ्तार की गई कस्तूरबा गांधी ने आंदोलन से प्रभावित हुई थी। वह स्वयं सत्याग्रह में भाग लेने के लिए नागपुर पहुंची थी। सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला थी जो झंडा सत्याग्रह में बंदी बनाई गई थी, है ना, बंदी बनाई गई थी। ये याद रखना, पूछा जा सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला थी जो झंडा सत्याग्रह में बंदी बनाई गई थी। 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वयं सेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति दे दी, है ना। इस जुलूस का नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, किसने नेतृत्व किया था, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और गवर्नर के मध्य एक समझौता हुआ उसके बाद, है ना, समझौता के तहत नागपुर में धारा 144 हटा दी गई थी और नागपुर टाउन हॉल पर विट्ठल भाई पटेल ने भाषण देते हुए झंडा सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा करी और सब जगह घोषणा ही कर दी थी कि झंडा सत्याग्रह अब समाप्त। तो बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ था झंडा सत्याग्रह, और उसके बाद फिर झंडा सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा की और झंडा सत्याग्रह समाप्त हो गया। तो ये 18 अगस्त वाली तारीख भी एक इंपॉर्टेंट है। 18 अगस्त को ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वयं सेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति दे दी थी, है ना, दंगा फसाद को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए अनुमति दे दी थी और जुलूस का नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो यही है दोस्तों झंडा सत्याग्रह, जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। एमसीक्यू के रूप में वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मेंस में तो लिखने आता ही आता है ना। तो ये समझ में आ गया झंडा सत्याग्रह क्या है। शॉर्टकट में यहाँ से मैंने आपको बताया, जो आपको जानकारी के लिए याद रखना है। आगे बात करेंगे, अब बात करते हैं अपन जंगल सत्याग्रह की। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जंगल सत्याग्रह ये 1930 में हुआ था, याद रखना है। जंगल सत्याग्रह क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जंगल कानून के तहत, जंगल के लिए कानून बना दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जंगल के तहत जंगलों की कटाई, किसानों के मवेशियों के लिए चराई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। जंगलों की कटाई और किसानों के मवेशियों के लिए चराई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे किसान तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अपना जीवन व्यापन नहीं कर पा रहे थे। इस कारण आदिवासी किसानों ने जंगल सत्याग्रह का संचालन किया। आदिवासी किसान, क्योंकि दोस्तों आदिवासी
लोग जंगल पर निर्भर रहा करते थे, उनका जीवन व्यापन पहले से ही जंगलों पर चलता था। और ब्रिटिश सरकार ने कानून बना दिया गया था, जंगल के लिए कानून बना दिया गया था कि जंगल से कोई कटाई नहीं करेगा, अपने मवेशियों को वहां नहीं चराएगा। ऐसे जंगल कानून एक्ट पास किए थे और जंगल कानून बना दिया गया था, है ना। तो उससे वहां के किसानों के मवेशी चराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण किसान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अपना जीवन व्यापन नहीं कर पा रहे थे। तो सर्वप्रथम जंगल सत्याग्रह सिवनी से प्रारंभ हुआ, क्वेश्चन आ सकता है। सर्वप्रथम जंगल सत्याग्रह सिवनी से प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने जुलाई 1930, ये तारीख याद रखना है, कब? जुलाई 1930 में। किसने? तो सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने जुलाई 1930 में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ करने हेतु बैतूल में एक सभा का आयोजन किया गया। बैतूल में सभा का आयोजन किया गया, लेकिन प्रारंभ हुआ था सिवनी से, याद रखना है, जुलाई 1930 में। 1 अगस्त 1930 को आदिवासियों ने हाथ में लाठी, कुल्हाड़ी तथा कंधे में कंबल डालकर सरकारी जंगल में घास काटकर जंगल कानून तोड़ा था, है ना। तो कानून बना दिया गया था कि वहां से कोई घास नहीं काटेगा, मवेशियों को नहीं चराएगा, है ना, और कोई लकड़ी नहीं लाएगा। तो वहां पे कानून को तोड़ा इन्होंने। कैसे करके तोड़ा? तो हाथ में कुल्हाड़ी, कंधे में कंबल डालकर सरकारी जंगल में घास काटकर जंगल कानून तोड़ा तथा सत्याग्रह प्रारंभ किया। बैतूल जिले से प्रारंभ यह सत्याग्रह धीरे धीरे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी फैल गया दोस्तों। फिर 9 अगस्त 1930 को मूका लाहौर, इंपॉर्टेंट नाम है ये, मूका लाहौर नामक एक व्यक्ति रहे हैं। तो मूका लाहौर के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने सिवनी के टूरिया गांव के पास कानून तोड़ा और कुछ दिन पश्चात मूका लाहौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और यह बात गांव वालों को पता चली तो मूका लाहौर को मुक्त कराने के लिए आदिवासी पुलिस कैंप जा पहुंचे। जन समूह पर पुलिसों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। तो जो वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी मूका लाहौर को छुड़ाने के लिए, उसके समर्थन में, तो वहां के पुलिस कर्मियों ने, तो आदिवासी पुलिस कैंप पहुंच गए थे पूरे लोग, और वहां जाकर जन समूह पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। 22 अगस्त 1930 को बैतूल के घोड़ा डोंगरी से, नाम याद रखना है, बैतूल के घोड़ा डोंगरी से सरदार गनजन सिंह कोरकू, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। बैतूल से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गनजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में, इंपॉर्टेंट नाम है सरदार गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने जंगल से लकड़ियां एवं घास काटकर सत्याग्रह प्रारंभ किया। पुलिस ने गंजन सिंह कोरकू को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु अनेक आदिवासी साथियों ने इसका विरोध किया। उसके अगले दिन ही पुलिस एवं सत्याग्रहियों के मध्य संघर्ष हुआ था। के मध्य संघर्ष हुआ। पुलिस ने वनवासी समुदाय पर गोलियां बरसाई, है ना, वहां के वनवासी जो वन में रहते थे वो समुदाय पर गोलियां बरसाई, जिससे कई लोग घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी तथा कुछ लोग गिरफ्तार करके कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। गंजन सिंह कोरकू भूमिगत हो गए थे, है ना, गंजन सिंह कोरकू भूमिगत हो गए थे और कुछ समय पश्चात उन्हें पचमढ़ी से गिरफ्तार किया गया एवं 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद क्या होता है? दिसंबर 1930 में जामवाड़ा में हजारों आदिवासियों ने, कहां पे? ये जामवाड़ा जगह का नाम है, जामवाड़ा में हजारों आदिवासियों ने अमर सिंह गोंड के नेतृत्व में, तो ये इंपॉर्टेंट है, अमर सिंह गोंड का नाम भी आता है, कहां से? जामवाड़ा से। जामवाड़ा से नेतृत्व किया था। जामवाड़ा में हजारों आदिवासियों ने अमर सिंह गोंड के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया। आंदोलन समाप्त करने हेतु आंदोलन समाप्त करने हेतु सेना बुलाई गई थी। किसने? ब्रिटिश अधिकारियों ने आंदोलन समाप्त करने हेतु सेना बुलाई गई थी। आंदोलनकारी सेना पर पथराव किया, सेना ने गोलियां चलाई, जिससे अनेक सत्याग्रही घायल हो गए थे। दोस्तों समझ में आ गया? समझ में तो पूरा आ रहा है। सिवनी से प्रारंभ हुआ यह आंदोलन मध्य प्रदेश के समस्त जिले जैसे जबलपुर हो गया, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा इत्यादि क्षेत्र में फैल गया। समय के साथ यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन सका। दोस्तों समय के साथ यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन सका। अनेक स्थानों पर घास काटकर तथा वनों से लकड़ियां काटकर सत्याग्रह किए गए। शहरी मध्यम वर्ग की महिलाओं ने भी जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। महिलाओं को जंगल सत्याग्रह से जोड़ने का श्रेय पंडित रविशंकर की पत्नी भवानी बाई को जाता है। इंपॉर्टेंट नाम है, भवानी बाई को जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जंगल सत्याग्रह क्या था? बहुत ही आसान शब्दों में अपन को समझ में आ गया। जंगल सत्याग्रह, ब्रिटिश सरकार ने जंगल में लकड़ी काटने, अपने मवेशियों को चराने और
और घास काटने, सब कानून बना दी गई थी। तो वहां के आदिवासी, क्योंकि आदिवासी लोगों का जीवन तो जंगल पर ही निर्भर हुआ करता था, है ना, तो इस कारण उन्होंने विरोध किया ब्रिटिश सरकार का। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, कहां से किसने नेतृत्व किया? सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने नेतृत्व किया था, याद रखना है। क्वेश्चन आएगा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में, तो जुलाई 1930 में, है ना। और उसके अलावा फिर ये वाले इनका नाम याद रखना है, मुकल लोहार का नाम, है ना, मुकल लोहार का नाम याद रखना है, एक ये नाम याद। उसके बाद गंजन सिंह कोरकू, घोड़ा डोंगरी बैतूल से गंजन सिंह कोरकू ने नेतृत्व किया था जंगल सत्याग्रह का। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, 22 अगस्त 1930। उसके अलावा फिर किसका नाम इंपॉर्टेंट है? तो ये अमर सिंह गोंड का नाम इंपॉर्टेंट है, जामवाड़ा से नेतृत्व किया था, है ना। उसके अलावा फिर ये इनकी पत्नी का नाम इंपॉर्टेंट है, किसकी? पंडित रविशंकर शुक्ल की पत्नी भवानी बाई के नेतृत्व में महिलाओं ने भी जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। जंगल सत्याग्रह खत्म। अब बात करते हैं अपन चरण पादुका नरसंहार, या इसको चरण पादुका कांड भी कहते हैं दोस्तों। ये 1931 में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संचालन हेतु, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था दोस्तों, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के संचालन हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था दोस्तों भारत में। ये एक ऐसा नागरिक आंदोलन था जिसमें किसी भी नागरिक द्वारा सरकार के कुछ कानून आदेशों का पालन ना करने की प्रक्रिया नहीं है, ना करने की प्रतिज्ञा तथा उसका पालन ना करने, अनुपालन करने के तौर पर शुरू किया गया था। यह अहिंसा के प्रमुख हथियार के रूप में विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपनाया गया एक प्रकार का अवज्ञा आंदोलन था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्या था करके समझ में आया क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो सरकार के कुछ कानून आदेशों का पालन ना करने की प्रतिज्ञा ली गई थी इसमें, कि हम ब्रिटिश सरकार की कोई भी कानून को नहीं मानेंगे, हम उनके आदेशों का कोई पालन नहीं करेंगे, है ना। तो ये एक आंदोलन चलाया गया था। तो ये संचालन हेतु, तो ये चल रहा था, ये आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो संचालन हेतु विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, उसमें यह भी बात की गई थी कि विदेश अंग्रेजी सरकार ने जो भी वस्तुएं लाती है उसका बहिष्कार करेंगे। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं कर अदायगी के मुद्दे को लेकर, कर यानी जो टैक्स वसूल करती थी, हर चीज में लगान लगाया करती थी वो, चावल में, कई सारी चीजों में, वस्तुओं पे, है ना। तो अदायगी के मुद्दे को लेकर 14 जनवरी 1931, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है चरण पादुका कांड कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन की बात है। मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिला नदी के तट पर, उर्मिल नदी या उर्मिला नदी छतरपुर में बहती है, तो उर्मिला नदी के तट पर सिंहपुर चरण पादुका मैदान में, मैदान का नाम क्या था? सिंहपुर चरण पादुका मैदान में शांतिपूर्वक जनसभा का आयोजन किया गया। शांतिपूर्वक जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते सब लोगों को वहां पे सभा बुला के बताई जा रही थी कि विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, ब्रिटिश सरकार के कुछ कानून और आदेशों का पालन नहीं करने की प्रतिज्ञा दिलवाई गई थी, और सभा होके वहां पे भाषण चल रहे थे दोस्तों। तो इस जनसंख्या की जानकारी, यानी इन जनसभा की जानकारी नौगांव स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट फिशर, इंपॉर्टेंट नाम है ना, स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट फिशर को पता चल गया कि कर्नल फिशर ब्रिटिश सैन्य, यानी कर्नल फिशर को पता चल गया कि वहां पे सभा का आयोजन हो रहा है। तो सभा का आयोजन हो रहा है और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया जा रहा है। तो कर्नल फिशर ब्रिटिश सैन्य बल की कोल भील पलटन को लेकर, है ना, कोल भील पलटन बनाई गई थी उनके टाइम पे, ब्रिटेन के टाइम पे। तो कर्नल फिशर ब्रिटिश सैन्य बल की कोल भील पलटन को लेकर शांतिपूर्वक चल रही जनसभा को चारों ओर से घेर लिया गया तथा उस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया डायरेक्ट उसने, कि ये पूरे घेर लिए और गोली चलाने का आदेश दे दिए दोस्तों। इस हत्याकांड में 21 लोगों की मृत्यु हो गई और 26 लोग घायल हुए थे। इस नरसंहार को पूरे बुंदेलखंड में अंग्रेज शासन के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित कर दिया था। जब ये ऐसी घटना घटी दोस्तों, तो पूरे बुंदेलखंड में अंग्रेज शासन के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित कर दिया था। पूरे लोग का दिमाग खराब हो गया था, पूरे लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, उत्तेजित हो गए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे पूरे लोग। समझ में आया? क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी ये, क्योंकि एक चल रही जनसभा में कर्नल फिशर आया और आने के साथ पूरी पलटन लेके आया और अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसी कारण चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। इसी कारण दी जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग का हत्याकांड, क्योंकि चरण पादुका नरसंहार भी उसी टाइप का हुआ था जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है नरसंहार। इसको नरसंहार क्यों बोलते हैं? चरण पादुका नरसंहार। नरसंहार का तात्पर्य होता है बहुत सारे व्यक्तियों की सामूहिक हत्या से संबंधित है, इसीलिए इसको बोलते हैं नरसंहार। चरण पादुका कांड भी बोलते हैं, लेकिन नरसंहार का मैंने मीनिंग बताया ना आपको, जो सामूहिक हत्या है ना। नरसंहार का तात्पर्य बहुत सारे व्यक्तियों की सामूहिक हत्या नरसंहार कहलाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो समझ में आ गया दोस्तों, इसी कारण चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख भी याद रखना है आपको, यह है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। 13 अप्रैल 1919 की बात है दोस्तों, बैसाखी के दिन की बात है। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा लाई गई थी। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा लाई गई थी। वहां पे पूरी सभा बैठी हुई थी, सभा चर्चा कर रही थी। वहां पे जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर ने जनरल डायर, याद रखना, जलियांवाला बाग में कौन आया था? जनरल डायर ने आकर वहां पे भीड़ पर गोलियां चला दी थी दोस्तों। पूरी भीड़ को चारों तरफ से घेर लिया था और वहां पे अंधाधुंध गोली चला दी गई थी और 400 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे, है ना। तो इसी कारण, है ना, तो इसी कारण तो वहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही बड़ा हत्याकांड था। उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी दोस्तों, और फिर वहां के डेटा के हिसाब से 400 से अधिक लोग मारे गए थे ऐसा बताया गया, लेकिन बहुत सारे लोग मरे थे। तो इसी कारण चरण पादुका नरसंहार भी उसी टाइप का हुआ था जिस टाइप का जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, है ना। तो इसी कारण चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। अपने को याद रखना है यहाँ पे इसकी तारीख, है ना। चरण पादुका नरसंहार की तारीख कितनी है? 14 जनवरी 1931, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख कितनी है? तो 13 अप्रैल 1919, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, और यहाँ पे जनरल फीसर कहाँ गया नाम? ये जनरल फीसर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। आगे समझ। अब बात करते हैं अपन त्रिपुरी अधिवेशन की दोस्तों। 1939 में हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस के समय समय पर अधिवेशन आयोजित किए जाते थे। तो वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 52वें अधिवेशन, क्वेश्चन आ सकता है कौन से नंबर का अधिवेशन था? 52वें अधिवेशन के लिए जबलपुर के त्रिपुरी को चुना गया था दोस्तों। जबलपुर के त्रिपुरी को चुना गया था। यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो किसी भवन की जगह खुले स्थान पर संपन्न हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे दोस्तों। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने थे दोस्तों, यानी अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, जिसके सामने गांधी जी के समर्थक पाठाभी सीतारमैया थे। तो दोस्तों क्या समझ में आया यहां से? तो यहां पे अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, जिसमें डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस और पाठाभी सीतारमैया दो लोग खड़े हुए थे। अध्यक्ष पद के लिए दो लोग खड़े हुए थे, जिसमें से गांधी जी के समर्थक, यानी गांधी जी ने किसको खड़ा किया था? पाठाभी सीतारमैया को गांधी जी ने खड़ा किया था, है ना। तो उसमें से सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी, और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों? तो जीत किसकी हुई? सुभाष चंद्र बोस की। तो उसके बाद देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1938 में भी एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था हीरापुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो क्या हुआ? पाठाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा अध्यक्ष बने, है ना। पाठाभी सीतारमैया की हार गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताई थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने खड़ा किया था उनको। गांधी जी समर्थक थे कि वहां कौन जीते? पाठाभी सीतारमैया जीते। तो व्यक्तिगत हार बताई थी। अब पाठाभी सीतारमैया हार गए तो गांधी जी को लगा कि मेरी हार हो गई, तो व्यक्तिगत हार, गांधी जी को अपनी व्यक्तिगत हार बताया। गांधी जी ने इस व्यक्त को नेताजी के अध्यक्ष पद, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि व्यक्तिगत हार ऐसा बता रहे हैं गांधी जी करके, है ना। तो इस वाक्य से नेताजी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अध्यक्ष पद से नेताजी ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? काहे कि वहां पे सब माहौल गड़बड़ होने लगा था। क्यों जीते थे? क्योंकि गांधी जी ने पाठाभी सीतारमैया को खड़े किए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो उस वजह से वहां पे जो थोड़ी स्थिति बिगड़ गई थी, उस कारण स्थिति को सही करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और अंत में सर्वसहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तो सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो यहां से इतना ही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। कौन से नंबर का अधिवेशन था? 52वें नंबर का अधिवेशन था, है ना। यहाँ पे कौन अध्यक्ष बने थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। किसको हराकर? पाठाभी सीतारमैया को हराकर।
तो गांधी जी के समर्थक पाठक सीतारामैया को हराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे, लेकिन फिर गांधी जी ने बोले कि हमारी व्यक्तिगत हार है, इस वजह से नेताजी ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद सर्वसहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 के हीरापुर अधिवेशन में भी अध्यक्ष पद रह चुके थे। इतना समझ में आया? यहीं से कोई एमसीक्यू निकल के आएंगे, इतना याद रखें। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की बात करते हैं 1930। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नमक सत्याग्रह कब हुआ था, है ना? तो 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने पूर्ण उत्कृष्ट पर था। जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था, हम सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों की कोई वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, उनके कानून को नहीं मारेंगे, एक प्रकार का यही था असहयोग आंदोलन। तो 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने पूर्ण उत्कृष्ट पर था। गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी। दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी। तो दांडी मार्च समझ में आ गया दोस्तों? दांडी मार्च क्या था? तो ये दांडी यात्रा या इसे दांडी मार्च बोलते हैं, इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपचारिक भारत में अहिंसक सविनय आवागमन का एक कार्य था, है ना? 24 दिवसीय तक चला था। ये 24 दिवसीय तक चला था, यानी 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। ये दांडी मार्च दोस्तों, ये ऐतिहासिक सत्याग्रह था एक प्रकार का, जो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, है ना? याद रखना है कहाँ से शुरू हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। साबरमती आश्रम से शुरू होके दांडी तक गया था। दांडी नामक एक गांव था, दांडी तक गया था। लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा 12 मार्च से शुरू हुई थी। 12 मार्च को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल तक चली थी। 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चली थी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नमक विरोधी कानून को भंग करने का अहम यानी सोचा गया था। तो अपन यहाँ पे नमक सत्याग्रह पढ़ रहे हैं, तो समझो 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने पूर्ण उत्कृष्ट पर था। गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यानी मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी, याद रखना है। तारीख भी याद रखना है, 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले में भी दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। नमक बनाना पहले ब्रिटिश सरकार के विरोध में था, यानी कानून था कि कोई नमक नहीं बना सकता ब्रिटिश सरकार के अलावा। तो इन्होंने नमक बनाकर वो कानून को तोड़ा था, उसे ही नमक सत्याग्रह कहते हैं। तो समझ में आ गया? नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले में श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर और सिवनी के अतिरिक्त खंडवा, सीहोर, रायपुर आदि नगरों में भी नमक कानून तोड़ा गया था। तो यहां से इतना ही क्वेश्चन आएगा अपने को। नमक सत्याग्रह 1930 कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से किसने नेतृत्व किया था? सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने नेतृत्व किया था, है ना? उसके अलावा सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने नेतृत्व किया था, ये याद रखना है बस। और इसके अलावा ये शहरों में भी हुआ था। अगला बात करेंगे सोहावल का नरसंहार का मतलब मैंने क्या बताया था जब भी आपको कि किन्हीं लोगों की हत्या सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई थी, उसे ही नरसंहार कहा जाता है। इसे सोहावल का कांड भी कहते हैं। तो सोहावल का कांड, इसे महाजन गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये 1938 में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, कब हुआ था? 1938 में। सन याद रखना है 10 जुलाई 1938 को सतना जिले के बीरसिरपुर के समीप हनोता गांव में क्या हुआ था? हनोता गांव में लाल बुदान प्रताप सिंह के नेतृत्व में शांतिपूर्वक आम सभा का आयोजन किया गया। तो किसके नेतृत्व में, यानी किसने करा था? तो हनोता गांव में लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक शांतिपूर्वक जनसभा का आयोजन किया जाना था। तो क्या हुआ? इस आम सभा का आयोजन ब्रिटिश शासन के शोषण नीति के विरुद्ध था, है ना? इस जनसभा क्यों कर रहे थे इन लोग? कि ब्रिटिश शासन के जो शोषण कर रही थी, है ना, शोषण नीति, उनके खिलाफ था। शोषण नीति, लोगों को जानकारी देना, लोगों को बताना कि ब्रिटिश सरकार हमारा शोषण कर रही है, उसके खिलाफ था, है ना? तो शोषण नीति के विरुद्ध किया जा रहा था। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा सम्मेलन में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों, अब सम्मेलन होने वाला, तो सम्मेलन में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों में लाल बुद्ध प्रताप सिंह, एक का नाम आता है लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मीधर पांडे की माजन गांव के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
है ना, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो समझ में आ गया। जनसभा का आयोजन होने वाला था, तो आंदोलनकारी भाग लेने जा रहे थे सभा में। तो लाल बुद्ध प्रताप सिंह एक का नाम आता है, रामाश्रय गौतम का नाम आता है और मनधीर पांडे का नाम आता है। 3 लोगों की महाजन नामक गांव में अब जा रहे थे, तो महाजन गांव मिला रास्ते में, तो महाजन गांव में यानी ना पहुंच सके करके महाजन गांव के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। सोहाल नरसंहार को महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महाजन गांव में गोली मार के हत्या कर दी गई थी, इस कारण इसे महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या आपने को याद रखना है, इसका सन याद रखना है, 1938 में हुआ था। एक सन ये याद रखना है, किसके नेतृत्व में चलाया जा रहा था, तो लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में। और आंदोलनकारी कौन कौन को गोली लगी थी, तो लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम, मंदिर पांडे की महाजन गोलीकांड के निकट हत्या कर दी गई थी, ये याद रखना है। अगला बात करेंगे अपन पंजाब मेल हत्याकांड 1931, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब मेल हत्याकांड 1931 क्या है दोस्तों, तो 1931 में दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल ट्रेन, एक ट्रेन हुआ करती थी जो दिल्ली से मुंबई तक जाती थी, उसका नाम पंजाब मेल था, पंजाब मेल ट्रेन था, है ना। तो ये 1931 में दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल ने खंडवा में, जैसे ही खंडवा रेलवे स्टेशन में एंटर करती है और वहां थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो खंडवा में वीर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी तथा दलपत राव ने ट्रेन में सवार अंग्रेज अफसर हैक्सल है दोस्तों, ये हैक्सर लिख दिया यहां पे, लेकिन इसका नाम आता है हैक्सल, है ना। अंग्रेज अफसर हैक्सल हो गया, मेजर सहान, 2 लोग का नाम आता है, अंग्रेज अफसर हैक्सल, मेजर सहान, और उनके पालतू कुत्तों को मार दिया था, उनके पालतू कुत्ते को मार डाला था। तो क्या समझ में आया, 1931 में दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल ट्रेन जैसे ही खंडवा रेलवे स्टेशन में थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो वहां पे वीर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी और दलपत सिंह ने ट्रेन में घुसकर ट्रेन में सवार अंग्रेज अफसर हैक्सल और मेजर सहान को और उनके पालतू कुत्ते को मार डाला था। पंजाब मेल हत्याकांड के क्रांतिकारी वीर यशवंत सिंह, देव नारायण और दलपत राव, है ना, 3 लोग का नाम आता है ना, तीन लोग का नाम आता है यहाँ पे, यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी और दलपत राव को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 अगस्त 1931 को खंडवा की अदालत में तीनों पर मुकदमा चलाया गया था। खंडवा की जो अदालत थी वहां तीनों पर मुकदमा चलाया गया था और 10 दिसंबर को मुकदमा चला और 10 अगस्त को मुकदमा और 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देव नारायण जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। किस को फांसी दी गई थी, यशवंत सिंह और देव नारायण को जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई थी तथा दलपत राम को काला पानी जेल, दलपत राम या दलपत राव बोलते हैं उसको, दलपत राव को काला पानी जेल की सजा सुनाई गई थी। ये काला पानी जेल जो अंडमान निकोबार में था अंग्रेजों के टाइम पे, है ना। तो ये समझ में आ गया, तो फांसी किस को हुई थी, यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी 2 को फांसी हुई थी और दलपत राव को काला पानी जेल की सजा सुनाई गई थी। इसे ही पंजाब मेल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। किसकी हत्या करी थी ये याद रखना है, अंग्रेज अफसर हैक्सल और मेजर सहान और उनके पालतू कुत्ते को मार डाला था। कब हुआ था ये, 1931 में, बस इतना याद रखें। अगला बात करेंगे चावल आंदोलन। रीवा का चावल आंदोलन हुआ था 1947 में। रीवा राज्य द्वारा किसानों से जबरदस्ती अतिरिक्त कर वसूले जा रहे थे, टैक्स वसूले जा रहे थे, जिसको लगान बोलते हैं, लगान वसूले जा रहे थे। तो रीवा राज्य द्वारा किसानों से जबरदस्ती अतिरिक्त कर वसूले जा रहे थे, जिसमें जबारिया लेवी वसूली कहा गया है, जिसको क्या बोलता था, जबारिया यानी जबरदस्ती, जबारिया लेवी वसूली कहा गया था, जबारिया लेवी वसूली कहा गया था। इस वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी, नाम याद रखना है, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्फ मालिया, 2 नाम मिलते हैं, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उमारिया द्वारा एक आंदोलन किया गया, लेकिन इनकी रीवा राज्य के सैनिक द्वारा 28 फरवरी 1947 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इसे ही रीवा का चावल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन को रीवा में चावल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। तो यहां से क्या याद रखना है, रीवा का चावल आंदोलन कब हुआ था, 1947 में। रीवा राज्य के किसानों पे जबरन वसूली कर लगा रही थी ब्रिटिश सरकार, है ना। तो जबारिया लेवी वसूली कहा गया है उसको, जबारिया लेवी वसूली यानी टैक्स लगा रही थी, लगान लगा रही थी। तो उसके विरोध में 2 व्यक्ति का नाम आता है, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उमारिया।
द्वारा आंदोलन किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के सैनिकों द्वारा, ब्रिटिश रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा यानी ब्रिटिश राज्य के रीवा सैनिकों द्वारा 28 फरवरी दोनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसे ही रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है 1946। अगला है भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1949 में हुआ था। तो दोस्तों जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे भोपाल आजाद नहीं हुआ था। भोपाल में नवाबों का शासन था और भोपाल आजाद नहीं हुआ था। तो भोपाल रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए, अब आजाद नहीं हुआ था तो भारतीय संघ में मिलाएंगे करके बोल रहे थे, उसको पूरा देश आजाद हो गया था और कुछ कुछ रियासतें आजाद नहीं हुई थी, जिसमें से एक ऐसी रियासत भोपाल रियासत भी थी। तो भोपाल रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के उद्देश्य से 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा नदी के तट पर रायसेन जिले के बोरा ग्राम में स्थानीय लोगों द्वारा झंडा फहराया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा झंडा फहराया गया था और वहां पे सब बोल रहे थे कि हम भोपाल को भी भारतीय संघ में मिलाएंगे, उस सबका ये कहना था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस दौरान स्थानीय लोगों एवं भोपाल रियासत के नवाबी सेना, नवाबों का शासन था तो नवाबी सेना है ना, नवाबी सेना के प्रमुख जाफर अली खां, नवाबी सेना के प्रमुख कौन थे, जाफर अली खां, यानी नवाबी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जाफर अली खां के मध्य संघर्ष हुआ था दोस्तों। जाफर अली खां और स्थानीय लोग और नवाबी सेना जाफर अली खां के मध्य संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में भोपाल की नवाबी सेना ने 79 लोगों पर गोलियां चला दी थी, 79 लोगों पर गोलियां चला दी थी और कई लोग मारे गए थे, जिसमें से कुछ नाम इंपॉर्टेंट आते हैं, बैजनाथ गुप्ता का, मंगल सिंह, विशाल सिंह और वीरधन सिंह और घोटेलाल आदि की मृत्यु हो गई थी। उस टाइम पे आदि की मृत्यु हो गई थी। तो इस हत्याकांड को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है ना। तो क्या हुआ था, भोपाल के अंतिम नवाब थे कौन, हमीदुल्ला खां है ना, और भोपाल को स्वतंत्र नहीं होने दे रहे थे, इसलिए भोपाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना घटी थी। यानी कि वहां पे जनसभा, पहले तिरंगा फहरा दिया गया था है ना, और जनसभा का आयोजन, तो वहां पे भी सबको गोली मार दी गई थी। इसी कारण इसको भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है ना। तो जनसभा में जाकर किसने, भोपाल की नवाबी सेना जाफर अली खां, ये नाम याद रखना है, जाफर अली खां, भोपाल की नवाबी सेना 79 लोगों पर गोली चला दी गई थी, उसी को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसको पढ़ लो बस, समझ में आ गया। अब भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष, तो भोपाल ने भी स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष किया है, तो उसको देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भोपाल राज्य भारत का हिस्सा नहीं था। पूरा भारत देश आजाद हो गया था लेकिन भोपाल आजाद नहीं हुआ था, वहां पे रियासत बनी हुई थी। तो यहां बताया गया है, तो भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला खां। भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भोपाल के अंतिम नवाब थे हमीदुल्ला खां। भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय ले रहे थे, यानी स्वतंत्र होने नहीं दे रहे थे, वो स्वतंत्र रखना चाहते थे, स्वतंत्र रखने का निर्णय ले रहे थे। 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी। वहां के लोगों के लिए भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी और भारत देश भी ये चाहता था कि भोपाल राज्य जो भारत में संघ में शामिल हो जाए। तो इस आंदोलन की गति देने के लिए भाई रतन कुमार, इनका नाम आता है भाई रतन कुमार, और उनके सहयोग ने नहीं रहा नामक अखबार निकाला था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। इस आंदोलन को गति देने के लिए भाई रतन कुमार ने, नाम याद रखना है, भाई रतन कुमार ने उनके सहयोगियों ने नई राह नामक अखबार निकाला था। क्वेश्चन आ सकता है, नई राह नामक अखबार कब निकाला गया था, तो भोपाल का जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, और नई राह नामक अखबार के माध्यम से सबको बताया जा रहा था कि इसको कैसे स्वतंत्र किया जाए, क्या किया जाए। इस आंदोलन का केंद्र जुमेराती स्थित रतन कोठी था। इस आंदोलन का केंद्र जुमेराती स्थित रतन कोठी था, जहां नई राह अखबार का कार्यालय भी था, जहां नई राह नामक अखबार का कार्यालय भी था और वहीं से वो अखबार निकला था। परंतु नवाब के आदेश पर इस कार्यालय को बंद कर दिया गया था। तब होशंगाबाद के एडवोकेट बाबूलाल वर्मा के घर में से भूमिगत होकर आंदोलन चलाया था। किसने आंदोलन चलाया था, तो उसी ने आंदोलन चलाया था जो अखबार निकाला था, जिसने, है ना, जिसने अखबार निकाला था। तो बाबूलाल वर्मा के घर से भूमिगत होकर आंदोलन चलाया था। अंततः जनता का दबाव देखकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया। जनता का दबाव देखकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां का विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े, है ना। विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस प्रकार 1 जून 1949 को भोपाल भारत में सम्मिलित हो गया। तो भोपाल, क्वेश्चन आता है, भोपाल भारतीय संघ में कब शामिल हुआ, तो 1 जून 1949 को, याद रखना है। भोपाल का अंतिम नवाब कौन था, है ना, हमीदुल्ला खां। और यहां पे ये भी नाम आता है, अभी जो बताया मैंने,
नई राह नामक अखबार किसने निकाला था, ये याद रखना है ना। नई राह नामक अखबार निकाला था भाई रतन कुमार, ये आंदोलन कर रहे थे भाई रतन कुमार ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे ही हस्तक्षेप किया तो फिर उस कारण भोपाल के नवाब को विवश होकर हस्ताक्षर करना पड़ा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल में भारत में एकीकरण के जन्मदाता माने जाते हैं, यानी एकीकरण के पिता सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरे भारत की रियासतों को जोड़कर एक भारतीय संघ बनाना, है ना। तो ये समझ में आ गया भोपाल का स्वतंत्रता संघर्ष समझ में आया कि कब ये हुआ, याद रखना है। आगे बात करेंगे रतौना का सत्याग्रह दोस्तों। तो सागर के निकट रतौना नामक स्थान में कसाई खाने के विरुद्ध एक कसाई खाना खोल रखा था अंग्रेजों ने। कसाई खाना के विरुद्ध आंदोलन असहयोग के सिद्धांतों पर, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके सिद्धांतों पर आधारित इस क्षेत्र का प्रथम आंदोलन कहा जाता है। इस क्षेत्र का प्रथम आंदोलन कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण आंदोलन 1920 में हुआ था। क्वेश्चन आता है रतौना का सत्याग्रह कब हुआ था, 1920 में हुआ था। उन दिन अंग्रेज कंपनी ने रतौना में कसाई खाने खोल रखे थे, है ना। जो अंग्रेज कंपनी थी उस टाइम पे अंग्रेजों ने कसाई खाने खोल रखे थे। इसमें प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में गाय और बैल और मटन काटे जाते थे, गाय बैल के मटन काटे जाते थे, गाय बैल काटे जाते थे। तो इसके प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में गाय बैल काटे जाते थे, कसाई खाना खोल रखा था। तो इसके विरोध में प्रांत के सभी समाचार पत्रों में लेख इत्यादि प्रकाशित होते रहते थे, हुए थे, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था। अंत में कसाई खाना को बंद करने के लिए एक आंदोलन समिति की गठन किया गया था। इस समिति ने इतना सुसंगठित आंदोलन किया कि सरकार को झुकना पड़ा और कसाई खाना बंद करना पड़ा। यहां असहयोग आंदोलन पूर्ण ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रांत की जनता का प्रथम विजय थी दोस्तों, प्रथम विजय थी। जैसे असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में, उसी टाइप का ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रांत की जनता का प्रथम विजयी माना जाता है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रतौना का सत्याग्रह कब हुआ था, याद रखना है 1920। उसके अलावा कसाई खाना खोल रखा था अंग्रेजों ने, ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे नाम किसका इंपॉर्टेंट है, तो किसी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऐसी क्वेश्चन आते हैं क्यों हुआ था, क्या हुआ था, अपने को पता रहना चाहिए। समझ में आ गया कि इसको एक बार पढ़ लो, काम खत्म। अब देखते हैं कुछ फैक्ट। पहला क्वेश्चन आता है कि बुंदेला विद्रोह कब हुआ था, तो अपन ने जानकारी के लिए पढ़े थे। बुंदेला विद्रोह 1942 में हुआ था। बुंदेलखंड का विद्रोह था, बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बुंदेला विद्रोह 1942, ये क्वेश्चन आ सकता है। बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व नरसिंहपुर के गोंड राजा डिलहन शाह। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिलहन शाह ने कहां से नेतृत्व किया था, और जबलपुर से हीरापुर के राजा हृदय शाह, है ना, हीरापुर के राजा हृदय शाह ने नेतृत्व किया था बुंदेला विद्रोह का। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है हीरापुर से किसने नेतृत्व किया था, हृदय शाह ने। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, तो झंडा सत्याग्रह मार्च 1923 में हुआ था, डायरेक्ट याद रखना है ना। जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा। चरण पादुका नरसंहार किसने आदेश दिया था वहां पे गोली चलाने का, तो चरण पादुका नरसंहार में कर्नल फिशर के आदेश पर हुआ था और गोली चला दी गई थी। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था दोस्तों। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश की क्या पढ़े, पूरी मध्य प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं डिस्कस कर लिए एक ही लेक्चर में दोस्तों, है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं डिस्कस करें, मेजर इवेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये सब घटनाएं ही तो है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की कम घटनाएं हैं, लेकिन मॉडर्न मध्य प्रदेश जो था, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा घटनाएं पूछी जा सकती है। तो मैंने घटनाओं से रिलेटेड 2-3-4 वीडियो डाल चुका हूं, चारों वीडियो को देखें, काफी है इतने ही दोस्तों प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा जितने भी टॉपिक एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मेंशन है वो पूरे के लेक्चर्स आएंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लेक्चर पसंद आएगा थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइबर है ही नहीं ज्यादा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। धन्यवाद।